नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एसएसटी पेपर 5 का सेक्शन बी। 2, 3, 4 पेपर की सेक्शन बी अपलोड हो चुके हैं। सेक्शन ए सारे पेपर्स का अपलोड हो चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं कि सेक्शन बी में 2 मार्क में हमसे क्या क्या पूछे गए हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगी आप अच्छे से इसको सुनिए, बिकॉज मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। एक्सप्लेनेशन होगी तो आपको चीज़ें ईजी हो जाएगी लर्न करना, रेदर देन आप सिर्फ उसको म्यूट करके आप स्क्रीनशॉट लेके फोटो लेकर आप लर्न करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ओके, तो एक बार जरूर समझिएगा पूरे पूरे सेशन को, फिर आप उसको लर्न करो। मैं आपको बताऊंगी कि जहाँ जहाँ पे आपको लर्न कैसे करना है, तो वो भी थोड़ी टिप्स और ट्रिक्स की बात में साथ साथ में करती जाऊंगी। चलिए बच्चा, देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राइट अबाउट द गरबा एंड गरबी। ठीक है, गरबा और गरबी के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। देखो, वर्ड गरबा, गरबा मतलब गर्भ। ठीक है, गरबा इसका मतलब गर्भ। गर्भ मतलब कि डीप। ठीक है, और जैसे माँ का गर्भ होता है वैसा। तो यहाँ पे हम लोग एक मटका लेते हैं, उसके अंदर दिया लगाते हैं, है ना। नवरात्रि में देखा ना आपने, छेद होते हैं मटकों में और अंदर दिया जलता है, तो उसको हम कहते हैं गर्भ दीप। इसका मतलब कि लैम्प। ये एक टाइप का फॉर्म ऑफ डांस होता है जहाँ पे डांसर्स जो है वो अर्दन लैम्प को, ठीक है, होल्ड करते हैं। उसके अंदर पूरा होल्ड होता है पॉट के अंदर, जैसे मैंने कहा ना कि एक मटका लिया जाता है और उस मटके के अंदर आपने देखा होता है। ठीक है, नवरात्रि में आप, अब गुजरात गुजरात का ही फेस्टिवल है तो इसमें मुझे इतना कुछ बताने की मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं, ऐसा होता है। और यहाँ पे होल्स होते हैं और अंदर एक दिया रखा जाता है, ठीक है, जलता है, जिसका लौ। तो इस तरीके से रहता है। और जो डांसर्स होते हैं, मतलब कि जो नृत्य करने वाले होते हैं, वो उस पॉट को, उस मटके को हेड पे रखकर, और बीच में माता की मूर्ति होती है और उसके इर्द गिर्द जो है वो गरबा करते हैं। अब अगर हम हमारे हिसाब से देखें तो अर्बन एरिया में ऐसा नहीं होता, बट अब भी गांव में जाओगे तो आप देखोगे कि लोग माता की पूरा वो मूर्ति होती है, उसके पूरे राउंड सर्कल में यूं गर्भ लेकर गरबा करते हैं। पीपल ऑफ द एंटायर गुजरात डांस ऑन द ट्यून्स ऑफ द गरबा ड्यूरिंग नवरात्रि। ये 9 दिन का फेस्टिवल होता है, सबको पता है ये चीज। नवरात्रि एज पर द हिंदू कैलेंडर वो सेलिब्रेट होती है आसो सुद एकम से लेकर आसो सुद नवम तक। एकम से नवम मतलब पहले से नौ दिन का होता है। आसो सुद, अब जैसे अपन बोला जनवरी फरवरी महीना, वैसे हिंदू कैलेंडर में महीना होता है, इसको आसो सुद कहते हैं। या तो फिर कई बार दसम, दसम नहीं, दशहरा के टाइम पे भी कुछ लोग कई कई जगह पे नवरात्रि होती है। और ये पीपल जो है परफॉर्म दिस डांस। उसके बाद पूर्णिमा आता है, और पूर्णिमा पे भी, शरद पूर्णिमा में भी लोग जो है वो ये गरबा करते हैं। गुजराती पीपल जो है वो गरबा गाते हैं टू वर्शिप, और जो आद्य शक्ति है जय अम्बे माँ, ठीक है, यहाँ जगदम्बा, उनके पावर को हम सेलिब्रेट करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जनरली पीपल परफॉर्म गरबा इन द ओपन ग्राउंड एंड सर्कलिंग द माता देवी मंडवी। मैंने कहा माता जी की मूर्ति, पूरा उनका जो पंडाल जैसा होता है, मंडवी जिसको हम कहते हैं, वो शेल्फ में रखा जाता है, ठीक है, मंदिर के फॉर्म में, तो वो उसके इर्द गिर्द रखते हैं। एंड द डांसर्स स्ट्राइक हैंड्स एंड डांस ऑन द बीट्स ऑफ द ड्रम्स एंड डोल्स। ठीक है, सीधी सी बात है। जनरली हम लोग यूँ हाथ से गरबा करते हैं, ठीक है, कवाली नहीं, वह हाथ से गरबा करते हैं, और ड्रम के उस पर अपन का रहता है। गुजराती पोएट्री जैसे कि गरबा, गरबी, ये काफी ज्यादा एसोसिएट होती हैं कृष्ण भक्ति को लेकर। ठीक है, एक तो जगदम्बा माँ की आशीर्वाद और उनके पावर पे होता है, दूसरा कृष्ण भक्ति पे गाने बनाए जाते हैं। गुजराती पोएट जो थे दयाराम, उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं बेस्ड ऑन द राधा कृष्ण लव। जो फीमेल सिंगर्स हैं गुजरात की, ऑफ गुजरात, आर मेस्मराइज्ड विद दिस पोएम्स एंड दे सिंग ड्यूरिंग द गरबास। ठीक है, तो वो फीमेल सिंगर्स भी जो है वो गरबा गाती हैं। That's it. Now next, give the information about the architect of the town of हम्पी। ठीक है, हम्पी के बारे में बताना है। तो हम्पी एक गांव है छोटा सा, और उसमें एक टेम्पल है जो लोकेटेड है इन द तुंगाभद्रा बेसिन, सेंट्रल कर्नाटका, बरेली डिस्ट्रिक्ट में। हम्पी जो है वो बेसिकली वहाँ पे नदी आती है तुंगभद्रा, उसके बैंक, मतलब कि उसके किनारे पे ये मंदिर स्थित है। ये विलेज बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है, और विलेज के अंदर वो मंदिर है। हम्पी जो है वो विजयनगर किंगडम का कैपिटल माना जाता था। जो रूलर्स थे विजयनगर किंगडम के, वो आर्ट लवर्स थे, और इसके लिए इस मंदिर में हम लोगों के यहाँ का जो पूरा टाउन है, ठीक है, पूरे टाउन में हम लोगों को पूरा आर्किटेक्ट देखने को मिलता है। ये बेसिकली कृष्ण देवा राया, ये उनके पीरियड, मतलब उनके क्या बोलते हैं, किंगडम के दौरान की बात है, और ये कंसिडर किया जाता है एज अ गोल्डन पीरियड ऑफ दिस आर्ट बिकॉज द आर्ट रीच टू इट्स हाईएस्ट पीक। ठीक है, हाईएस्ट पीक मतलब कि बहुत सारे कलाकार इस दौरान, इस एरा में पैदा हुए थे। जो मेन फीचर है इस आर्किटेक्चरल स्टाइल का वो है कि एक
स्टोन में से, ठीक है, पूरे के पूरे ह्यूज मैग्निफिकेंट पिलर्स जो हैं फ्रॉम द स्टोन्स दे हैव कार्व्ड आउट, कॉलम्स बनाए गए हैं, ठीक है, अडॉर्न विद द फिगर्स ऑफ गॉड, ठीक है, उनके पिलर्स के ऊपर भगवान, ठीक है, माताएं, इंसान, ह्यूमन वॉरियर्स, उनके जो है पूरी पिक्चर्स कार्व किए गए हैं। विठला टेम्पल एंड हजरा टेम्पल ये हम्पी में बिल्ड किया गया था ड्यूरिंग द राइन ऑफ द कृष्ण देव राया। उसके अलावा विरूपक्षा टेम्पल, ओके, अच्युता राया टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ये भी बहुत अच्छे से एग्जाम्पल है हम्पी विलेज में, आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। ये मैंने आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल, एक फोटो दिया हुआ है उनके टेम्पल का। नाउ नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन द टू कल्चरल हेरिटेज साइट्स ऑफ द गुजरात। देखो, धोलावीरा और लोथल ये दो मेन साइट्स हैं गुजरात में हेरिटेज के नाम पर, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान बने हुए थे। बात करते हैं हम धोलावीरा का, तो ये खादिरबेत बच्चाऊ तालुका कच्छ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। इसकी मतलब टाउन प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत लोगों को जो आर्किटेक्ट्स हैं उनको मेस्मराइज कर लेती कि उस टाइम पे इतना ध्यान था टाउन प्लानिंग करने का। ये बेसिकली हड़प्पा कल्चर का एक पार्ट है। अब आपको पता है मोहनजोदारो मेन होता है, ठीक है, और उसके जो जैसे अगर हम बात करें गुजरात, समझो गुजराती, तो गुजराती गुजरात के अलावा भी तो अलग अलग जगह पे होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, अभी तो आपको पता है अमेरिका वगैरह में भी फैले हुए हैं। तो आपने देखा होगा कि आपने सुना भी होगा कि भाई अमेरिका आधा गुजराती से भरा हुआ है, ठीक है, अभी अमेरिका में गरबा शुरू हो गया, ये शुरू हो गया, एग्जाम्पल में दे रही हूँ। अब अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होने लगेगी, तो गुजराती वहाँ पे नहीं भी रहेंगे, फिर पता है कि अच्छा ये गुजरात है तो वहाँ पे हर साल गरबा मनाया जाएगा, और वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं, जो अमेरिकन हैं, उनको गरबा करने आ जाएगा। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको समझने के लिए। उस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन हर जगह फैलती जा रही थी, और उसमें से एक धोलावीरा जगह थी। ये बेसिकली सेंटर ऑफ ट्रेड मानी जाती थी, कॉमर्स, मतलब व्यापार वहाँ पे बहुत अच्छा होता था। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये 5000 साल लाइक डिस्कवर्ड 5000 years ओल्ड बीड, ठीक है, 5000 साल पुराना बीड और ऑर्नामेंट फैक्ट्रीज ऑफ डोलावीरा में डिस्कवर किया था कि अच्छा उस टाइम पे, ठीक है, मोती और इस तरीके से बनाए जाते थे। फिर बात है लोथल। लोथल जो है वो अहमदाबाद भावनगर हाईवे डोलका डिस्ट्रिक्ट, डोलका एरिया में है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। लोथल जो है वो भी अगेन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का, सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ग्रेट साइट माना जाता है। यहाँ पर भी कॉमर्स और ट्रेड बहुत अच्छे पैमाने में होता था, एंड इट वाज आल्सो डेवलप्ड एंड वेल फैसिलिटेटेड पोर्ट इन द एशियन टाइम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टेट द सोशल इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म। अब टेररिज्म की बात करते हैं। टेररिज्म क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ फियर एंड द एंजाइटी अमंग द पीपल, ठीक है। टेररिज्म का मतलब है डर, ठीक है, लोगों के अंदर डर पैदा करना, टेंशन पैदा करना, वो सस्पिशियस, शकी हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि सस्पिशियस मतलब कि शकी हो जाते हैं रिगार्डिंग द सेक्शन ऑफ पीपल। सेक्शन ऑफ पीपल जिस भी जाति के नाम पर, ठीक है, जाति का भेदभाव है, धर्म का भेदभाव, जो भी वो लोग आगे फैलाना चाहते हैं लोगों के मन में, तो हमारे आसपास जो भी लोग रहते हैं हम उन पर भी शक करेंगे, ठीक है, मतलब उनके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन होता होगा, बट अब वो शक की निगाहें उनके ऊपर आ जाती है, उनके हमारे पे, हमारे उनके ऊपर, बिकॉज की लूटिंग, रोबरिंग, ठीक है, स्टैबिंग, ये सब एक्टिविटीज आ जाती है, जिसकी वजह से जो टेररिज्म का इफेक्ट है वो हर ग्रुप ऑफ पीपल फील करता है, ठीक है, छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा इंसान भी। जो पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं अबाउट द चिल्ड्रन, ठीक है, वाइफ्स वरीड होते हैं अबाउट द हस्बैंड जो ऑफिस जाते हैं कि बस भगवान जी सही सलामत लौट के आज पूरा दिन वही प्रेयर चलती है। ओके, जो एल्डरली पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए टेंशन करते हैं, और इसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा, स्पेशली एजुकेशन के अंदर, क्योंकि स्कूल्स बंद हो जाते हैं ना, अपने बच्चों को कोई भेजेगा नहीं बाहर, स्कूल्स वगैरह बंद हो जाएंगे, एजुकेशन बंद हो जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर में आए दिन स्कूल्स जो हैं वो शट डाउन हो जाते हैं टेररिज्म के कारण। अभी तो कम हो गया। देयर इज एटमॉस्फेयर ऑफ द डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्ट, म्यूचुअल सस्पिशन है, मैंने कहा था ना, शक, हर जगह पे हमें हम शक करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो सोशल हार्मोनी है, मतलब कि भाईचारा की जो फीलिंग होती है वो चली जाती है, ब्रदरहुड की फीलिंग लोगों से चली जाती है, और यहाँ पे सोशल टेंशन और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते ही हैं, जिसकी वजह से जो हमारे डे टू डे लाइफ के जो एक्टिविटीज है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखो बेटा, हम सब एक आम आदमी हैं, ठीक है, हमारे लिए वही है कि हम सुबह काम पे जा रहे हैं, पापा काम पे जा रहे हैं, उनको ऐसा है कि कमा के आना है, बच्चों को खिलाना है, बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करना है, ठीक है, माँ बाप का ध्यान रखना है, तो ये हम आम आदमियों की एक नॉर्मल जिंदगी है। अब अगर ऐसे टेररिज्म आ जाता है, हमारी दुकान वगैरह बंद हो जाती है, ये वो, तो घर का खर्चा, ये वो तो सब चल ही रहा है, माँ बाप की दवाई चलेगी, ठीक है, खाना पीना चलेगा, तो फिर वो जो धंधा बंद हो जाता है, जॉब चली जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो एक अनसर्टेनिटी आ जाती है लाइफ के अंदर, तो पूरा लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अच्छा फेस्टिवल्स वगैरह भी सेलिब्रेट नहीं, खुशी का तो कोई माहौल होता ही नहीं, डर का ही माहौल है।
बोलते ना कि ये थ्रेटन करता है, ये टेररिज्म इज लाइक एक ये थ्रेट है, ठीक है, ना कि खाली सोशल इंटीग्रेशन में बट साथ ही साथ नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर भी। मतलब कि ऐसा नहीं कि खाली हम सोशली बात कर रहे हैं, ठीक है, देशों के बीच में भी ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती है। रशिया यूक्रेन का एग्जाम्पल आपके सामने ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एशियंट पीपल बिलोंगिंग टू द आर्यन रेस। अब आर्यन रेस के बारे में हमें बताना है। जो नॉर्दिक आर्यंस, उन्होंने ही बेसिकली आर्यन सिविलाइजेशन को क्रिएट किया था इंडिया के अंदर। वो बेसिकली वो हिंदूज, जो भी हम हिंदू हैं हमको आर्यंस कहा जाता है एशियन टाइम से। नॉर्थ वेस्ट एरिया, ठीक है, जहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है वो आर्यवर्ता के नाम से माना जाता था। 7 नदियाँ, ठीक है, वो आर्यवर्ता के जगह से पास होती थी, इसके लिए उसको हम सप्त सिंधु के नाम से भी उस टाइम पे पुकारते थे। पोस्ट वैदिक पीरियड के दौरान आर्यवर्ता जो थे उन्होंने अपना जो एरिया है, टेरिटरी से उसको एक्सटेंड किया था और लेके गए थे बिहार तक, मिथिला, ठीक है, इन द ईस्ट, और विंध्याचल इन द साउथ। मतलब ऑलमोस्ट पूरा एरिया कवर कर लिया था आर्यंस ने। आर्यंस सबसे ज्यादा डेवलप्ड ट्राइब्स माने जाते हैं, और आर्यंस जो हैं वो जहाँ जहाँ पे भी बसे थे, जहाँ जहाँ पे भी रहे थे, तो वहां पे उन जगहों का नाम कैसे आया था, भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष, ऐसे। क्योंकि आर्यंस जो थे उनका जो राजा था, ठीक है, वो बेसिकली आर्य भारत नाम था उनका, या भारत ट्राइब, ठीक है, और इसके लिए वो हर जगह पे यही नाम अपनी जगहों पे रखते थे। आर्यंस जो थे वो नेचर लवर्स थे, वो वर्शिप करते थे, लव करते थे ट्रीज को, एनिमल्स को, रिवर्स को। ओके, दे आल्सो कंपोज हैंड्स ऑफ फॉर प्रेइंग, ठीक है, प्रे करने के लिए जो भी श्लोक्स, ठीक है, वर्सेस वगैरह है वो भी उन्होंने बनाई थी। आर्यंस की वजह से अगर हम देखें ना तो हम लोगों के अंदर, बिकॉज हम उनके वंशज हैं, ठीक है, तो वेद पढ़ना, यज्ञ परफॉर्म करना, ठीक है, आपको पता है घर पर विश्व यज्ञ करते हैं, शादी होती है पर यज्ञ होता है, तो ये सब वहीं से आया हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इमेजेस ऑफ विच एनिमल्स आर शोन ऑन आवर नेशनल एम्ब्लेम। देखो, और नेशनल करेंसी बियर्स अ सिंबल, जिसमें नेशनल एम्ब्लेम आता है। नेशनल एम्ब्लेम में आपको हॉर्स आता है लेफ्ट साइड में, बुल आता है राइट साइड में अशोक चक्र आगे, ठीक है, चक्र इज सर्कुलर बेस्ड, और 4 लायंस होते हैं बैक टू बैक एक दूसरे की स्टैंडिंग में, हमें दिखते हैं 3 है, 1 2 3, और एक पीछे की तरफ होता है, ठीक है। तो मैं इसका इमेज नहीं डाल पाई, मतलब मुझे ध्यान नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द चैलेंजेस अगेंस्ट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो क्या प्रॉब्लम आई थी कि चीप कॉटन, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, पोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट्स, फेवरेबल मार्केट्स, ये रीजंस थे एक्सपोर्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। बट अभी यही इंडस्ट्री जो है वो परेशान हो गई है। क्यों? क्योंकि अब जो है वो बेस्ट वैरायटी ऑफ कॉटन अवेलेबल नहीं है, मशीनरीज जो है पुरानी हो चुकी हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई सही नहीं है, कंपटीशन जो है वो आर्टिफिशियल फाइबर के साथ ज्यादा हो गया कॉटन क्लोथ का। कॉटन क्लोथ का क्या होता है ना कि कुछ समय तक ही चलता है ना, फिर तो फेड, कलर फेड हो जाना, ठीक है, वो प्योर कॉटन तो थोड़ा बहुत फिर वो क्या बोलते हैं, कॉटन की एक वो खासियत बोले, क्या बोले, वो श्रिंक हो जाता है कपड़ा, ठीक है, और आर्टिफिशियल फाइबर जो सिंथेटिक अपन पहनते हैं वो लंबे समय तक चलता है। इसकी वजह से ग्लोबल ब्रांड्स ये सब सिंथेटिक मटेरियल लेके आए, तो इसकी वजह से कॉटन का टेक्सटाइल इंडस्ट्री थोड़ा सा डाउन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर सेंटर्ड इन मुंबई एंड अहमदाबाद, एक्सप्लेन। देखो, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें से अगर हम देखें तो इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयज मैक्सिमम लोग जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो इंडिया के अंदर वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तकरीबन 3.5 करोड़ लोग इसी अपना पालन भरण पोषण करते हैं। स्टार्टिंग में कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है वो मुंबई और अहमदाबाद में स्टेब्लिश हुई थी। पहली कॉटन मिल स्टार्ट हुई थी मुंबई में, उसके बाद शाहपुर मिल्स और कैलिको मिल्स स्टेब्लिश हुई थी अहमदाबाद गुजरात में। चीप कॉटन अवेलेबिलिटी ये सब आगे भी अपन ने देखा था, ठीक है, ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये बूम पे पहुंच गया था मार्केट। और अगर हम देखें तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ कॉटन मिल्स एग्जिस्ट इन मुंबई, और इसके लिए उसको हम कहते थे, मुंबई को हम कहते थे कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया। और सिमिलरली अहमदाबाद के अंदर भी बहुत ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल भी अपने यहाँ पे कॉटन बहुत उगता है, यहाँ तक कि हम तो वो कपास या तेल नहीं यूज करते हैं, कपास या तेल मतलब कॉटन का तेल भी हम यूज करते हैं हमारे एडिबल खाने के अंदर। तो हमारे अहमदाबाद में कॉटन का ग्रोथ बहुत अच्छा है, इसके लिए अहमदाबाद को कहते थे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, या तो डेनिम सिटी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी शिप बिल्डिंग सेंटर्स आर देयर इन इंडिया, विच आर दे। तकरीबन 5 शिप बिल्डिंग सेंटर्स हैं, विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई, मरमागांव, ओके, 1 2 शिप विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई, मरमागांव, और उसमें से विशाखापट्टनम जो है वो बेसिकली
लार्जेस्ट शिप मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? अब ड्यू टू द नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजन, ठीक है। डिग्रेडेशन का मतलब कहते हैं एनवायरमेंट का खराब हो जाना, पॉल्यूट हो जाना, लैंड बैरन हो जाना, तो वो क्यों है? तो बेसिकली क्या है ना कि एनवायरमेंट की क्वालिटी जब रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू द मैनमेड एक्टिविटीज एंड द नेचुरल कम होता है और मैनमेड ज्यादा एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से क्वालिटी खराब हो जाती है एनवायरमेंट की, उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। हवा की क्वालिटी खराब हो जाना, अभी क्या है हाल दिल्ली के अंदर आपने देखा ना, स्कूल्स बंद हो गए, सब ऑफिस बंद हो जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम शायद थोड़ा बहुत फिर से आ गया, क्योंकि बाहर इतनी ज्यादा पॉल्यूशन है कि सांस लोगे तो मर जाएगा इंसान। और जब मास्क पहन के लोग वहां पे घूम रहे हैं, अगर बाहर निकल भी रहे हैं, तो दिस इज द क्वालिटी, मतलब क्वालिटी डिग्रेड हो गई है, इसी को हम कहते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। नेक्स्ट, under different 5-year plans what provisions have been made for the people of scheduled caste and scheduled tribes? तो 5-year plans के अंदर उन्होंने क्या किया, हॉस्टल्स बनाए जहाँ पे वो बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दे पाए, उनके लिए स्कॉलरशिप्स तैयार की, फैसिलिटीज बनाई फॉर द काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए अलग से। एज रिक्वायरमेंट और क्वालिफिकेशन का दायरा बहुत मिनिमम कर दिया फॉर द कैंडिडेट्स जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उनको रिलैक्सेशन दे दिया गया। रेसिडेंटल स्कूल्स बनाए गए, इसको हम आश्रमशाला कहते हैं, फॉर द एजुकेशनल प्रोग्रेस। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये उन लोगों के लिए काम करती है जो वीकर सेक्शन में आते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, ये उन्हीं के लिए ही संस्था बनाई गई है। उनको जस्टिस दिलाना, उनको इज्जतमान की जिंदगी देना, ये सब उनका काम होता है। नेशनल कमीशन भी फॉर्म हुई थी एट द सेंट्रल लेवल फॉर दीज पीपल्स, ठीक है, ये 5 साल के क्राइटेरिया के अंदर आया था। नेक्स्ट, स्टेट द टाइप्स ऑफ आयरन एंड मेंशन द प्लेसेस वेयर आयरन इज फाउंड। बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ आयरन आते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट और सेडेराइट, ठीक है। कर्नाटका मैक्सिमम प्रोड्यूसर है आयरन का। उसके अलावा देखें तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में भी अच्छा खासा आयरन मिल जाता है। गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, उत्तर प्रदेश और आसाम में भी आपको दिखेंगे आयरन के ओर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट आउट ऑन जियोथर्मल एनर्जी। अब थर्मल मतलब क्या होता है? देखो, जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट, ठीक है। तो अर्थ से जो हीट एनर्जी हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, दैट इज द जियोथर्मल एनर्जी। तो जो थर्मल है, जो हीट थर्मल एनर्जी है, वो जनरली क्या होगी, वो अर्थ के इंटीरियर पोर्शन में स्टोर्ड होती है, जिसको हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। दिस एनर्जी कम्स टू सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे आती है इन द फॉर्म ऑफ द गीजर्स और द हॉट स्प्रिंग्स। गर्म गर्म हवाएं जो है वो अर्थ की सरफेस पे आती है, गर्म गर्म पानी अर्थ की सरफेस पे आता है, अंदर से लेकर ऊपर की तरफ आते हैं। जैसे आपने वॉल्केनो देखा होता है ना, तो ऊपर की तरफ जनरेट आता है, ठीक है, ऐसे लावास के फॉर्म में भी आते हैं। द हीट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब जो हीट होती है, वो जो पानी जमीन में होता है उसको हीट कर लेती है, गर्म कर लेती है। अब वो जो पानी है वो वेपराइज होना शुरू करेगा। ये जो वेपर है वो ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आके प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ये जो प्रेशर है वो अर्थ से इन द फॉर्म ऑफ स्टीम बाहर निकलता है। इसी ही प्रेशर को और इसी हीट को, इसी एनर्जी को हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। गुजरात के अंदर हॉट वाटर स्प्रिंग्स आर लोकेटेड एट द लसुंद्रा, उनाई, कुआ एंड तुलसी श्याम, और ये पॉसिबिलिटी है कि इनमें से हम लोग जियोथर्मल एनर्जी अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय द बायो रिजर्व जोन? बायो रिजर्व जोन जो है वो एक बहुत लार्ज एरिया लैंड का ऑक्यूपाई करते हैं फॉर द, एक बायो रिजर्व है, उसके अंदर आपको नेशनल पार्क्स मिलेंगे, सेंचुरीज मिलेंगी और रिजर्वर्स मिलेंगे, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा सा एरिया कवर करते हैं, उसके अंदर हम ये सेक्शंस बना लेते हैं, हम मतलब गवर्नमेंट सेक्शन बना लेती है। ये एक इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आता है, मतलब ये बेसिकली भी कंट्रीज एनवायरमेंट को सुधारने के लिए पार्टिसिपेट हुई हैं, वो कंट्रीज उनको ये नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और उस पर हमारी इंडिया एक है। जो पर्पस है बायो रिजर्व का वो ये है कि फिजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करना है, ठीक है। मतलब कि वहाँ का एक बेसिक एनवायरनमेंट हमें देना है, जैसे पहले होता था, ठीक है, खेत आ गया या फॉरेस्ट आ गया, उसके अंदर पेड़ पौधे, ओके, उसी पे तितलियां हैं, मतलब सब कुछ फ्लोरा फौना पे काम करते हैं ये जैसे मैंने कहा कि प्रोटेक्ट करते हैं ना, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, सबको, और यहाँ तक कि वहाँ के जो लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं जहाँ पे रहते हैं, उनकी भी रिलीजन, उनका भी तो कल्चर है ही ना, तो उनको उनका लाइफस्टाइल भी वहाँ पे वो फॉलो किया जाता है। गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाती है, लोगों को ट्रेनिंग देती है, ये देखने के ये बताने के लिए, अवेयरनेस फैलाएं कि भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, डोंट थिंक योरसेल्फ एज अ सुपीरियर, ऑल दिस बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे साथ,
अगर ये नहीं रहेंगे तो हम बहुत मुश्किलों में पड़ जाएंगे। नो एक्शन एनवायरमेंट, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्वर में कोई भी एक्शन एनवायरमेंट कोई भी एक्शन ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। जिन जिन जोन में ये है तकरीबन 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एरिया कवर्ड है। नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, पंचमढ़ी, ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व आपको इंडिया में पाए जाते हैं। रन ऑफ कच्छ गुजरात का डिक्लेयर हुआ था 2008 में एज अ बायो रिजर्व जोन, ठीक है। इसका तो क्या फेस्टिवल भी होता है, अभी ठंडियां है ना, अभी तो शायद इसका फेस्टिवल स्टार्ट होने को आया होगा। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जो है वो आपको पता है, डिफॉरेस्टेशन, डी मतलब हटा देना, किसको, फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट को रिमूव करने के जो इफेक्ट्स होते हैं उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब देखो, आप खुद सोच लो ना, हम लोग सारे एनिमल्स हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज बहुत तरीके से होती है, पेट्रोल से, इन सब से, हमारे एक्सहेलिंग आउट से। एब्जॉर्ब खाली एक तरीके से होती है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं बस, और कोई एब्जॉर्ब नहीं करता है। अब अगर हम लोग प्लांट्स को काट लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर, क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज्ड। उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाएगा, सॉइल जो है वो इरोड होना शुरू हो जाएगी, फर्टिलिटी जो है फार्म की वो कम होती जाएगी, ठीक है। और धीरे धीरे लाइक डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो फॉरेस्ट है वो तो क्या कम होते ही जाएंगे। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका घर अबाउट मतलब उनका घर ही नहीं आ जाएगा ना। आज आप बर्ड्स, एनिमल्स ये सब रहते तो फॉरेस्ट में, जंगल में, ये उनका घर, उनके लिए, उनको, हमारे लिए जंगल है, उनके लिए उनका घर है ना, तो हम उनका घर छीन लेते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से हम लोग, हमारी एरिया इंक्रीज करनी है, ठीक है, डेवलपमेंट दिखाना है पूरे संसार को, वी आर द डेवलप्ड कंट्री, तो इसके लिए हम लोग फॉरेस्ट को काटते जाते हैं। इसकी वजह से वाइल्ड एनिमल्स जो है वो खाने की तलाश में, रहने की तलाश में शहरों में रहते हैं। फिर हम बोलते देखो देखो हमारे शहर में वो आ गया, वो हमारे शहर में नहीं आया, हमने उसका घर उजाड़ा, इसके लिए वो उस जगह पे आ गया तलाश में, ठीक है। फिर शेर वगैरह जंगल में घुस जाते हैं, आपने बहुत सारे ऐसे न्यूज वगैरह देखे हुए होंगे, फूड और शेल्टर की डिमांड के लिए। कार्निवरस एनिमल्स जो है वो ह्यूमन एरियाज में आ जाते हैं और फिर उनको मारने लगते हैं जो भूखे होते हैं, और डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं वो उनका शिकार बन जाते हैं, वो तो पता ही अपने को। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, राइट एनी 4 इंपॉर्टेंट नेम्स ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व जोन। नेशनल पार्क मैंने आपको दिए हुए हैं, काजीरंगा, कॉर्बेट, वेलावडर, मैरिन, दाचीगाम, गिर। बायोस्फीयर में नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, निकोबार, सुंदरबन, पंचमढ़ी। सेंचुरी में परिया, चंद्रप्रभा, इतमरगम, ये तेलंगाना में ना, हाँ तेलंगाना, तमिलनाडु शायद। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल गैस एंड बायोस्फीयर बायोगैस। नेचुरल गैस एंड बायोगैस, देखो बात करते हैं नेचुरल गैस और बायोगैस की। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि नेचुरल गैस जो है वो नेचुरल है, मतलब नेचुरली हम लोग को मिल जाता है फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स। बायोगैस जो है वो बायो मतलब कि लाइफ, मतलब प्लांट्स, एनिमल्स के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उससे हम लोग इसको बनाते हैं। ये हमें लार्ज क्वांटिटी में मिलता है और ये हमें बहुत स्मॉलर क्वांटिटीज में मिलता है, ठीक है। ये सोर्स ऑफ पावर और एनर्जी है अर्बन एरियाज में, यहीं से हम लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जीज मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी इनसे मिल जाती है। और रूरल एरियाज में बायोगैस जो है सोर्स ऑफ द कुकिंग फूड। एलपीजी, सीएनजी मेन टाइप है, और यहाँ पे इसका कोई टाइप है ही नहीं बायोगैस का। बायोगैस से सिंपली इसको हम गोबर गैस भी कहते हैं। अगर कभी गोबर गैस पे आए लिखने को तो सेम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टुडे मिनरल्स आर कंसिडर्ड एज अ बैकबोन टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन, ठीक है। मिनरल्स को बैकबोन कहा जाता है। मिनरल्स नहीं, जिस देश में मिनरल नहीं उस देश में तरक्की नहीं, ये बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज बनती जा रही है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, जिसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए। रॉ मटेरियल्स का मतलब कि मिनरल्स, जैसे कि मॉडर्न मशीन्स जो हैं आर मेड फ्रॉम द स्टील, तो स्टील कहाँ से आ रहा है, आयरन से आ रहा है। मिनरल्स जो है वो 95% से ज़्यादा एनर्जी हम मिनरल्स में से डिटेक्ट करते हैं, निकालते हैं। एंड हमारे देश में अगर हम देखें तो मेन सोर्स ऑफ पावर जो है वो हमारा बहुत सारे देश में मिनरल्स ही हैं। मिनरल्स हमें 80% जितना रॉ मटेरियल देता है फॉर द इंडस्ट्री, 70% रॉ मटेरियल देता है फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। कंट्रीज जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के दौरान, जब बोलते हैं ट्रेडिंग करना है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, तो उसमें रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है। माइनिंग मिनरल्स प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल। अब जब खुदाई करनी है, अंदर से ओर निकालना है, मिनरल निकालना, तो उसके लोग चाहिए, लोगों को एक तरीके का बहाना है कि लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट मिल जा रही है, मजदूरी मिलती है, पैसा मिलता है, तो एक अच्छी जिंदगी जी पाते हैं। मिनरल्स किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए एक प्राइमरी सोर्स है इनकम का।
मॉडर्न एज को इसके लिए मिनरल एज भी कहा जाता है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री मतलब हर कंट्री डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री पे डिपेंड है और इंडस्ट्री मिनरल्स पे डिपेंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In art, the characters like Ranglo Rangli promote social themes through their presentation. ठीक है, अब ये आपको थोड़ा बताना है, मतलब ये बेसिकली भवाई की बात कर रहे हैं। भवाई जो है एक पॉपुलर फोक ड्रामा है जो इंडिया स्पेशली गुजरात में किया जाता था। ये बेसिकली 700 साल पहले शुरू किया था बाय द असित ठक्कर। ये जो है वो सोलंकी एरा के दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुआ था। इस दौरान मतलब ये जो ड्रामा होता है वो कोई ऐसे पर्दे वर्दे लग गए फिर पर्दे खुल रहे हैं ड्रामा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, लाइट ह्यूमर होता है उसके अंदर, और पीछे म्यूजिक वगैरह चलता है, उस पर वो ड्रामा करते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर्स जो हैं वो अपने डिस्गाइज फॉर्म में आते हैं, मतलब कि अपना जो फेस है मतलब अपना वो चेंज करके आते हैं, गेटअप। हाँ गेटअप, ठीक है। रामदेव, जांडा, झूलन, कजोरा, ये कुछ कैरेक्टर्स के नाम है जो भवाई में लोग बन के आते हैं। भवाई एक अफोर्डेबल मीन है एजुकेटिंग द पीपल। यहाँ पे कैसे कोई भी सोशल एविल होता है ना, गर्ल चाइल्ड या ऐसे कुछ सती प्रथा, ये कुछ प्रथाएं होती है ना, उस पर ये लोग ड्रामा करते थे और लोगों को अवेयर करते थे। कैरेक्टर्स लाइक रंगला रंगीली जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होता था फॉर द गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स सेव गर्ल चाइल्ड प्रमोट करने के लिए। प्रमोट परफॉर्मेंस ऑफ भवाई, ठीक है, प्ले ट्रम्पेट एंड द लास्ट में वो माता जी के भजन से वो खत्म करते थे। ये जस्ट मैंने आपको एक फोटो दिया हुआ है, आप थोड़ा सा इसमें अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से होता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन एंड क्ले हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड सिंस एशियन टाइम। बिल्कुल, अब जैसे आपको पता है कि एशियन टाइम से आज भी अगर हम देखें तो हमारी जिंदगी इर्द गिर्द है क्ले के। मेटल्स अगर जब इन्वेंटेड नहीं हुए थे तो हम लोग सब कुछ क्ले से बनाते थे, खिलौने मिट्टी से बनते थे, ठीक है, बर्तन मिट्टी के होते थे, सब कुछ मिट्टी का होता था। पॉटर व्हील जो है उस टाइम पे एक की इक्विपमेंट माना जाता था। ठीक है, मतलब पॉटर व्हील वो उस टाइम में जो कुम्हार होते थे वो तो बहुत ऐसे फेमस होते थे और कहते हैं रईस में माने जाते थे। वो टॉयज, पॉट्स, पिक्चर्स, अर्थ लैम्प्स, क्ले स्टोव, चूल्हा वगैरह बनाते थे। क्ले जो है क्ले से ना वो बर्तन भी बनाते थे, और जैसे हम के डब्बे वगैरह यूज करते हैं प्लास्टिक एल्यूमिनियम के, वैसे क्ले के भी यूटेंसिल होते हैं जहाँ पे दूध को स्टोर करना, ग्रेन्स को, दही को, ये सब उगाना वगैरह भी दही उनमें ही होता था। मिक्सचर ऑफ क्ले, क्ले और काउडंग का जब मिक्सचर करते तो उससे वो वॉल को प्लास्टर करते थे। ठीक है, छत वगैरह हट्स बना दे, झोपड़ी बना देते। रेड कलर का क्ले यूटेंसिल जो है वो मिला था लोथल में, मोहनजोदारो में और हड़प्पा में, मतलब उस टाइम पे रेड कलर की मिट्टी का यूज होता था। एंड वी कैन ऑल्सो, ओके ठीक है, वी कैन ऑल्सो यूज द क्ले ऑफ आइटम लाइक पोट। अभी ये तो हम अब भी यूज करते हैं ना, भले आर ओ हमारे घर पे, पर फिर हम हिंदुस्तानी, हमारे घर में मटका तो होता है ये पानी पीने के लिए। ठीक है, तो पानी के लिए घर का हमने देखा स्टार्टिंग में, ठीक है, नवरात्रि में अपन यूज करते हैं। एशियन टाइम वॉज वेरी वेल नोट प्रोड्यूसिंग द यूटेंसिल्स फ्रॉम द क्ले, अनबेक्ड एंड द बेक्ड क्ले। भट्ठी पे जो ईंटें बनाई जाती है ना वो भी इसमें से, जिसको बेक्ड और अनबेक्ड कहते हैं। ओके, नागार्जुन कोंडा ये आपको साउथ इंडिया में मिलेगा, और लगनाज महसाना डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, जहाँ पे ये क्ले के बर्तन यूज किए जाते हैं। इसके लिए कहते हैं कि इंडिया क्ले वर्क इज एक्सट्रीमली एशियंट, और वो अभी भी देखा जाए तो बहुत जगह पे प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है कंप्लीट सेशन। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, आपका फीडबैक हमारे बहुत ज़रूरी है। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।